सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहती है धड़कन कुछ सुनती है, आँखें कुछ कहती है, धड़कन कुछ सुनती है, रह जाते हैं बस कदमों के निशान, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा, परवाज़े निस्वा। आदाब नाज़रीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम परवाज़े निस्वा में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, कुछ लोग ताउम्र बच्चे बने रहते हैं, उनका बचपन कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें हैरानी की बात नहीं है, ऐसा मुमकिन है क्योंकि हमारी आज की शख्सियत एक ऐसी ही खातून है। जी, हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी सीनियर अदाकारा की जो इतनी सीनियर होने के बावजूद लोग उन्हें आज भी उनके नाम के आगे बेबी कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, हमारी और आपकी बेबी तबस्सुम, यानी तबस्सुम, जिनके आसपास उनके नाम ही की तरह मुस्कुराहटों का गुलशन आबाद है, जिनकी ज़िंदगी कहकहों का ज़ाफ़रान ज़ार है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं तबस्सुम, 70 साल की हो गई हूं, लेकिन अभी भी मेरे नाम के साथ बेबी लगता है, बेबी तबस्सुम। और हद तो उस वक्त हो जाती है जब किसी फंक्शन में जाती हूँ चीफ गेस्ट बन के, और मुझे जब ट्रॉफ़ी मिलती है तो उस पर लिखा होता है सीनियर सिटीज़न बेबी तबस्सुम। तबस्सुम यानी मुस्कुराहट। और ये ऐसी लड़की है कि जिसका नाम आते ही, जिसका चेहरा सामने आते ही देखने वालों, सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती है। तबस्सुम साहिबा की पैदाइश हुई मुंबई के एक आला खानदान में 9 जुलाई 1944 को। उनके वालिद अयोध्या नाथ सचदेव एक फ्रीडम फाइटर थे और वालिदा असगरी बेगम एक मुसन्निफा और जर्नलिस्ट। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू में बीए किया। मेरे मम्मी पापा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे और मम्मी राइटर थी। और यहाँ पे ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि उर्दू के मशहूर शायर इनकलाब जोश मलियाबादी मेरे मम्मी के मामू थे, यानी मेरे नाना। तो मम्मी जो अखबार निकालती थी तनवीर मंथली, उसमें बड़े बड़े राइटर्स लिखा करते थे। और उस दौर के जो बड़े बड़े राइटर थे वो थे जिगर मुरादाबादी, सलाम मछली शहरी, कैफ़ी आज़मी, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी। तो बस जमघटा लगा रहता था अदबी लोगों का, शायरों का। तो 2.5-3 साल की उम्र में ही मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ हो गया था शायरी करने का, बातें करने का और सही लैंग्वेज बोलने का। ये तय हो चला था कि तबस्सुम आगे चलकर जरूर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी, क्योंकि उनकी परवरिश और उनके परिवार का माहौल बहुत गैर मामूली था। नेशनल इंटीग्रेशन का जीता जागता नमूना हूँ। मेरे जो पापा थे वो हिंदू थे, मम्मी मुसलमान पठान थी। और मेरे पापा जो थे वो इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने अपनी मुसलमान बीवी के जज्बात का ख्याल रखते हुए मेरा नाम तबस्सुम रखा। और मेरी माँ जो थी वो मेरे पापा को इतना ज़्यादा चाहती थी,
और इतने उनके जज्बात का और फीलिंग्स का ख्याल रखती थी कि उन्होंने अपने हिंदू पति को खुश रखने के लिए मेरा नाम रखा किरण बाला। तो शादी से पहले मैं किरण बाला सचदेव थी, शादी के बाद मैं किरण बाला गोविल हो गई। तबस्सुम मेरा फिल्मी नाम है और वो इतना मशहूर हुआ कि अब लोग किरण बाला को भूल गए हैं और मेरे सरनेम को भी भूल गए हैं। तबस्सुम अपने आप में एक मुकम्मल नाम हो गया है। हिंदुस्तानी तहजीब के सभी रंगों से सजी समरी तबस्सुम की कामयाबी का सफर भी बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गया, क्योंकि उनका बचपन अदबी दुनिया के आंचल में बीत रहा था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा बचपन बड़े बड़े राइटरों के साथ, बड़े बड़े शायरों की गोद में गुजरा। मजरू सुल्तानपुरी मेरी मम्मी को आपा कहा करते थे और मैं उनको मामू जान। और मैं छोटी सी थी, 1.5-2 साल की, तो मुझे अपने कंधे पे सुलाते थे और गज़लें गुनगुनाते रहते थे। और ज़ाहिर है जब अदीबों के बीच में मैं रही हूँ, शायरों के बीच में रही हूँ, तो बोलने का सलीक़ा थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। मुझे एक बचपन की बात याद आ रही है। सोफ़े पे मैं सोफ़े की मुंडेर पे बैठी हुई थी और उस पे से मैं फिसल गई। तो किसी ने कहा, अरे अरे बच्ची गिर गई। मैंने कहा, मैं गिरी नहीं हूँ, मैं फिसली हूँ। गिरने में और फिसलने में बहुत फ़र्क होता है। बस ये बात मेरे पापा ने देखी, महसूस की, सुनी। तो उन्होंने, मैं 5 साल की उम्र की जब हो गई, तो उन्होंने एक क्लब बनाया और उसका नाम था ह्यूमर अनलिमिटेड और उसकी मैं प्रेसिडेंट थी। और बस हर शाम को बस उस क्लब में हम जाते थे, मेंबर्स जमा हो जाते थे, शेर व शायरी भी होती थी और चुटकुले भी सुनाए जाते थे। ये तो बस आगाज था। बचपन के खेल जल्दी ही प्रोफेशनल दायरे तक जा पहुंचे जब तबस्सुम को मिला उनका पहला रेडियो प्रोग्राम। ये उस वक्त की बात है जब कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो का छोटे से बाकड़े में, या क्या कहते हैं, शैट में रेडियो स्टेशन था और उस वक्त उसके डायरेक्टर थे बुखारी साहब। मेरी मम्मी नारी जगत के कुछ प्रोग्राम करने जाया करती थी और मैं उनके साथ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटी बोलने में बड़ी तेज़ है, क्या ये बच्चों का प्रोग्राम कर सकती है? मम्मी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, कुछ बोल के बताओ। और हम तो शुरू हो गए, बस चाहे शेर व शायरी हो या फिर जोक्स हो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, फुलवारी। 1948 की बात है, बच्चों का प्रोग्राम था फुलवारी और वो मैं किया करती थी। लेकिन उसका भी एक छोटा सा एक सिलसिला है, वो ये कि मेरी मम्मी जो थी, वो, ये बात कर रही हूँ मैं 1946 की, 45 में वो जाया करती थी। एक पंजाबी हीरो थे, उनका नाम था अरुण आहूजा और वो गोविंदा के डैडी थे। तो वो हीरो थे लेकिन उर्दू बोलते थे पंजाबी डिक्शन में। वो नारायण ये कर रहा है भाई। और जो हीरोइन थी उनका नाम था कमला कोटनिस, वो महाराष्ट्रियन थी, उनका लहजा जो था वो मराठी लहजा था। तो मम्मी डायलॉग डायरेक्शन की तरह जाती थी, डायलॉग डायरेक्शन करने के लिए जाती थी और मैं भी छोटी सी उनके साथ चली जाती थी। 2-2.5 साल की थी और मुझे अच्छी तरह मम्मी याद कराती हैं कि इससे पहले कि मैं उन्हें बताऊं, तुम कहती थी, अंकल आंटी डायलॉग ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। बस फिर क्या था, वहाँ पे जो एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, क्या नाम था उनका, डी कश्यप, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और उसमें एक नई लड़की है जिसने सिर्फ एक फ़िल्म में काम किया है और वो है नरगिस। तो नरगिस फ़िल्म का नाम भी है, हीरोइन भी नरगिस है और नरगिस के साथ एक छोटी बच्ची का थ्रू आउट रोल है, ऐसी पटाखा पट पट बोलने वाली, और हम आपकी बच्ची को लेना चाहते हैं। तो पहले तो मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारे ख़ानदान में फ़िल्म लाइन में बच्चों को डालना, ख़ास तौर पे लड़की को डालना बहुत मायूब माना जाता है, तो मैं तो नहीं डाल सकती। तो उस वक्त के बड़े मशहूर सॉन्ग राइटर थे राजेंद्र कृष्ण, उन्होंने कहा जी आपकी बेटी कौन सी जवान है, नन्ही सी तो है, 2.5-3 साल की, कर लो। बस ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो पीछे मुड़ के देखा तो अब लगता है कि फ़िल्म लाइन में मुझे 67 ईयर्स हो गए। तबस्सुम के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई फिल्म नरगिस के साथ और उसके साथ ही शुरू हुआ एक लंबा सफर खुशनुमा यादों का। मेरी पहली फिल्म थी नरगिस हीरोइन थी उसमें और मेरा थ्रू आउट रोल था उनके साथ। ये मैं भूल गई हूँ कि उनकी छोटी बहन का रोल था या क्या था, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा रोल था और इतना पावरफुल, और अगर बम्बई की भाषा में मैं बात करूँ तो इतना तगड़ा रोल था कि आज तक लोगों को याद है। और उस फिल्म के रिलीज़ के बाद, वो फिल्म शुरू हुई थी मेरा ख्याल है 1946 में और 47 में रिलीज़ हुई थी,
और उसके बाद ओवरनाइट मैं स्टार बन गई थी। मुझे बड़ी हैरत होती है जब आज तक मैं उस फिल्म की कटिंग देखती हूँ, उसमें आता था कि नरगिस, रहमान, शाहनवाज, नवाब, बड़े बड़े वो फ़नकार जो बाद में पाकिस्तान चले गए। शाहनवाज पहली जनरेशन के हीरो थे और उनके साथ आता था मेरा नाम एंड बेबी तबस्सुम। और ये सिलसिला इतना कंटिन्यू हो गया कि जब जोगन में मैंने नरगिस और दिलीप कुमार के साथ काम किया तो भी उनके नामों के बाद मेरा नाम आता था एंड बेबी तबस्सुम। वैजयंतीमाला की पहली फिल्म थी बहार, मेरी वो 18वीं फिल्म थी और उस वक्त भी उनके नाम पहले जाते थे, मेरा एंड बेबी तबस्सुम आता था नाम। तो मैं ये समझती थी कि ये एंड जो है ये मेरे नाम का हिस्सा है। तो जब कोई भी मुझसे पूछता था बेटा आपका नाम क्या है बेटे, तो मैं कहती थी एंड बेबी तबस्सुम। अपने बचपन में नरगिस, सुरैया, मीना कुमारी, मधुबाला के बचपन के रोल निभाए और जो उस वक्त के चारों टॉप मोस्ट हीरो थे, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद, सबके साथ मैंने काम किया। और उन लोगों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले तो देव साहब की एक बात बताती हूं जो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई मेरे लिए भी, और मुझे ऐसा लगता है जो भी ये बात सुनेगा उसे भी बहुत फ़ायदा होगा। मैंने उनसे पूछा, मुझे ये तो बताइए कि आपकी इस नौजवानी का, इस एनर्जी का, इस जोश व खरोश का, इस वलवले का राज क्या है। ऐसा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने कि पूछिए मत। कहने लगे तबस्सुम, जो चीज़ तुमको टेंशन दे तुम उसको अटेंशन मत देना, बस हमेशा सदाबहार रहोगी। बेबी तबस्सुम ने अपनी अदाकारी के ज़रिए बचपन में जो जौहर दिखाए थे, आगे बढ़ते बढ़ते उनकी अदाकारी किस रूप में निखरी और उसे किस तरह आगे उन्होंने बढ़ाया और उन्हें किस किस तरह के तजुर्बात का सामना हुआ, ये जानेंगे हम आगे। बेबी तबस्सुम ने न सिर्फ देव साहिब से सदाबहार रहने का नुस्खा लिया, बल्कि तमाम बड़े अदाकारों से मोहब्बत भी पाई। मैंने अपने बचपन में दिलीप साहब के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, देवानंद के साथ भी, राज कपूर के साथ भी। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिलीप साहब मुझसे पूछते थे बेटा तेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो मैं कहती थी आप, और उनके बालों को ठीक कर देती थी। और जब राज कपूर मुझसे पूछते थे तेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो मैं कहती थी आप। एक दफ़े दोनों एक साथ आ गए, एक ने मेरा ये हाथ पकड़ा, एक ने दूसरा हाथ पकड़ा और कहा बेटा अब बताओ कि हम दोनों में तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। तो मैं कुछ थोड़ा सा बिसकने लगी, इतने में मैंने देखा दिलीप साहब ने अपने हाथ छोड़े और जल्दी से कंघी की, और मैं कहने वाली थी रेल पंकर आप अच्छे लगते हैं। इतने में राज अंकल ने मुझे एक चॉकलेट दिखाई, तो मैंने कह दिया राज अंकल आप अच्छे हैं। क्या बताऊँ वो सुहानी यादें उन लोगों की। उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ज़माना ऐसा था कि बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज़, लेकिन अना, गुरूर, घमंड नाम को नहीं था, किसी में भी नाम को नहीं था। एक शेर मुझे याद आ रहा है गुरूर और घमंड पे, सूरज लहू लोहान है हर शाम देख ले, सूरज लहू लोहान है हर शाम देख ले, ए ज़िंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। शायद यही है वजह कि पुराने लोग गुरूर नहीं करते थे, और यही वजह है कि आज 50 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक लोगों के दिलों में उनकी चाहत, मोहब्बत और याद जिंदा है। बड़े अदाकारों की मोहब्बत और दुआएं लेकर बेबी तबस्सुम ने अपने फन का लोहा हर प्लेटफॉर्म पर मनवाया। वो सिर्फ रेडियो और फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लाइव शोज के लिए भी जानी जाती हैं, जहां उन्होंने कई बड़े फनकारों के साथ काम किया। कोई हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने लाइव शोज़ ना किए हों। कोई प्लेबैक सिंगर ऐसा नहीं है जिसके साथ पूरी दुनिया में लाइव शोज़ ना किए हों। अब यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी मैं लाइव शोज़ करती थी तो जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए मैं शो करती थी वो अपने ही म्यूज़िक के गाने बजाया करते थे, चाहे वो कल्याण जी आनंद जी हों, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों, चाहे वो मदन मोहन हों, चाहे वो हेमंत कुमार हों। तो मैंने एक बात महसूस की कि पब्लिक जो है वो चाहती है कि हम मिक्स बैग दें, भाई इसका गाना भी बजाइए उसका भी बजाइए, तो वो नहीं होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मशवरा दिया कल्याण जी भाई ने कि तबस्सुम तू अपनी एक खुद ट्रुप बना ले और उसमें तू हर संगीतकार के गाने बजाया कर। तो मैंने आज से लगभग 35 साल पहले अपनी एक ट्रुप बनाई, तबस्सुम हिट परेड, और उसमें मैं न्यू टैलेंट को प्रमोट करती थी। आज आपने देखा होगा
कि टीवी चैनल पे नए नए आ रहे हैं प्रोग्राम जिसमें नए नए सिंगरों को लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला मैं आज से 35 साल पहले से शुरू कर चुकी हूँ। बचपन की ही तरह जवानी के दिनों में तबस्सुम की जिंदगी में भी कामयाबी का एक नया दौर इंतजार कर रहा था और इसकी भी शुरुआत हुई रेडियो से। मेरी किस्मत का सितारा चमका उस वक्त जब मेरी ज़िंदगी में मेरे प्यारे, मेरे अजीज़, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई अमीन साइनी का कदम आया। 1970 की बात है। अमीन भाई ने मुझसे कहा कि भाई तुम आजकल क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रही अमीन भाई। तो कह लगा आजा मेरे साथ रेडियो पे आजा, बचपन में तू कर चुकी है बहुत प्रोग्राम रेडियो पे 1948 में, अब तू मेरे साथ कर। बस 1970 में ये सिलसिला फिर से जो शुरू हुआ तो आज तक कंटिन्यू है और मैं अपनी रेडियो पे सेकंड इनिंग का सारा क्रेडिट अमीन भाई को देती हूँ। अमीन भाई तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत खुदा करे कभी ना हो। गज़ब की बोलने वाली ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम लतीफ़ों का दे सकती है, तबस्सुम के लतीफ़े, बल्कि उसका प्रोग्राम का नाम हमने रखा महकती बातें। और इस महकती बातें के लिए वो हर हफ्ते मेरे स्टूडियो में आती थी और हम दोनों साथ मिलकर लतीफ़े सुनाते थे, लेकिन मैं एक लतीफ़ा सुनाता था तो वो 10 लतीफ़े सुनाती थी। और इतना हिट हुआ प्रोग्राम कि दूरदर्शन, आप ही के दूरदर्शन तक उसकी वो प्रोग्राम की शोहरत की खबर पहुंची। तो ये तबस्सुम ने बाद में मुझे बताया कि दूरदर्शन से फ़ोन आया उसके यहाँ कि देखो तो ये तबस्सुम, हम तुम्हारा प्रोग्राम सुनते हैं, हमको बहुत पसंद आया है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए भी प्रोग्राम करो टेलीविज़न के लिए। मैंने कहा दूरदर्शन ने तुम्हें खुद बुलाया है? अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, छोड़ो सब कुछ, जाओ जल्दी उनसे कहो तुम ज़रूर करोगी, शुरू करो प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम शुरू हुआ। क्या नाम था उसका? फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और वो भी साहब सुपर हिट हो गया। आज जो स्टैंड अप कॉमेडी का दौर आया है, अगर हम कहें कि तबस्सुम ने उसकी शुरुआत की थी, तबस्सुम ने इसकी बुनियाद रखी थी। तबस्सुम के स्टेज शोज़, तबस्सुम की फिल्में, तबस्सुम के टीवी शोज़ उस ज़माने में एक नाम कमाते थे। उनका एक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन तो इतना मशहूर हुआ जिससे उनको बहुत पहचान मिली। तबस्सुम ने दुनिया भर के ममालिक में अपने शोज़ किए हैं। अपने शोज़ के ज़रिए उन्होंने एक पहचान बनाई। उनके करियर का एक बेहतरीन दौर तब शुरू हुआ जब 1972 में हिंदुस्तान का पहला टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन दूरदर्शन पर शुरू हुआ। पहचाना आपने? कौन है हमारे आज के मेहमान? नहीं, फिल्म देख के आप नहीं पहचान पाए। कोई बात नहीं, मैं रूबरू आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। मिलिए प्रसिद्ध संगीतकार श्री R.D. बर्मन से। कहाँ चले गए दादा? अरे दादा इधर आइए ना। 21 बरस तक चले इस प्रोग्राम ने तबस्सुम को शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। इस प्रोग्राम में वो फिल्म और टेलीविजन की मशहूर मारूफ हस्तियों से गुफ्तगू किया करती थीं। उनका नाम टेलीविजन पर अपने इस प्रोग्राम के जरिए घर घर तक पहुंचा और लोगों ने उन्हें बहुत सराहा। इस चीज को, और तुमको अगर सवाल पूछना है तो पूछो। 20 साल के बाद हम लोग मिले हैं। बस तो हम बहुत ढेर सारे सवाल पूछेंगे आपसे। जरूर। जब हिंदुस्तान में टेलीविज़न आया उस वक्त से ही मैं टेलीविज़न पे कर रही हूँ, लेकिन 4 चांद लग गए उस वक्त जब 1972 में मुंबई में दूरदर्शन आया और एक हफ्ते के बाद से 8 अक्टूबर को आया और उसके बाद नेक्स्ट वीक से मैं फूल खिले हैं गुलशन गुलशन कर रही हूँ। ये पहला हिंदुस्तानी टॉक शो था जो 21 साल तक चला, 1972 से लेके 1993 तक, और 1 वुमन शो था। आजकल तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट आ गए हैं जो मददगार साबित होते हैं, लेकिन वहाँ तो जो कुछ करना था सिर्फ तबस्सुम को। डायरेक्टर भी मैं थी, प्रोड्यूसर भी मैं थी, क्या कहते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़। स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैं करती थी, लोगों को जाके बुक भी मैं ही करती थी। बड़े बड़े आर्टिस्ट आते नहीं थे, उनको मैं लेके आती थी। और मज़े की बात यह है कि लोग मुझसे कहते थे कि भाई आप क्या सवाल पूछने वाले हैं, हमें पहले से लिख के दे दो। वो दे देते थे हम उनको, लेकिन इंतहा उस वक्त हो जाती थी जब ये भी कहते थे कुछ लोग कि आप ऐसा करो ना, जवाब भी लिख के दे दो।
तो मैं कहती थी नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बोलना का जो अंदाज़ है, मेरे अल्फाज का जो मिश्रण है, जो मिक्सिंग है, जो मैचिंग है, वो बिल्कुल संगीतकारों की धुनों की तरह पकड़ा जाता है। कुछ जुमले ऐसे हैं जो फ़ौरन लोग पकड़ लेंगे कि ये तबस्सुम के मुंह से निकले हुए जुमले हैं, इसलिए जवाब मैं लिख के नहीं दूंगी। खुशियां और कहकहे बिखेरती तबस्सुम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक सदाबहार अदाकारा हैं। जिस लंबे वक्त से वो हमारा मनोरंजन कर रही हैं, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। भाई ये तो सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को 2013 में 100 साल पूरे हो गए हैं, और इन 100 ईयर्स में से 67 ईयर्स मुझे हो गए हैं फिल्म लाइन में, 67 ईयर्स मुझे हो गए हैं रेडियो पे, 67 ईयर्स हो गए हैं मुझे साहित्य और लिटरेचर में, और 67 ईयर्स हो गए हैं स्टेज पे, और सबसे कम तजर्बा और एक्सपीरियंस है टेलीविज़न का, सिर्फ 45 साल हुए हैं, 45 ईयर्स। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये अलग अलग वक्त में किए गए हैं, लेकिन मैं ज़रा मज़ाही अंदाज में कहना चाहती हूँ कि अगर सारे मीडियाज़ के वर्किंग ईयर्स हम एक साथ जोड़ें तो ये गलत नहीं होगा कि मैं यानी तबस्सुम लगभग 313 सालों से काम कर रही हूँ अलग अलग मीडिया पे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपने हुनर का जादू बिखेरने वाली तबस्सुम का आखिर खुद का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म क्या है? सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मैं स्टेज को, और इसकी वजह यह है कि अपलॉज या बुराई जो भी है फ़ौरन ताली या गाली के ज़रिए फ़ौरन मुंह पे आ जाती है, इसलिए सबसे अच्छा वही लगता है। तो इसलिए हम उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि लाइव ऑडियंस सामने होती है और वो फ़ौरन हमें अप्रिशिएट भी करती है और बुरा भला भी कर देती है, हूट भी कर देती है। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा स्टेज अच्छा लगता है। फिल्म सबसे ज़्यादा आसान मीडियम है, वहाँ पे आपका अपना कोई कमाल ही नहीं है भाई, कोई कमाल नहीं है। डायरेक्टर आपको बताता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैमरामैन बता देता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक चल के आना है, डायलॉग राइटर आपको लिख के दे देता है, फिर आपको क्या करना है, रटना है और बोलना है। तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। उससे ज़्यादा कमाल है टेलीविज़न पे। टेलीविज़न पे भी उन शोज़ पे ज़्यादा मुश्किल है काम करना जो लाइव शोज़ होते हैं। तबस्सुम एक बहुत अच्छी कलमकार भी हैं। वो बचपन के दिनों से ही उर्दू शायरी, लतीफ़े और अफसाने लिखती आ रही हैं। जब मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था, मैं उस वक्त भी शायरी करती थी, प्रोज़ भी लिखती थी, नज़्म भी लिखती थी, नसर भी लिखती थी, और मम्मी अखबारों में छपवाया करती थी, तनवीर मंथली में भी और फिर इनकलाब में भी मेरे आर्टिकल्स आया करते थे, और वही शौक़ और सिलसिला आज तक जारी है। तबस्सुम पिछले 18 बरस से ख़वातीन की हिंदी मैगज़ीन गृहलक्ष्मी की एडिटर हैं, और उन्होंने लतीफ़ों से भरी कई किताबें भी लिखी हैं। तबस्सुम का खुशियां बिखेरने का काम बदस्तूर जारी है, और वो कोई मौका नहीं छोड़ती लोगों को खुश करने और उनकी जिंदगी खुशहाल करने का। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने, भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत दुनिया बनाई, और उसकी तख्लीक में, उसकी क्रिएशन में सबसे ज़्यादा हसीन चीज़ जो है वो है औरत। बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन वही औरत जब कमर पे हाथ रख के गोल गोल आंखें मटका के लोगों को डांटती है, ख़ास तौर पे अपने पति को गुस्सा दिखाती है, तो चुड़ैल लगती है। देखा, सब लोग कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक कह रही है तबस्सुम। तो अपनी बहनों को एक मैसेज दे देती हूँ कि तुम्हारी शान घट जाती या रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही प्यार से कह दिया होता। भाई हमारा मैसेज तो यही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, दूसरों को हंसाते रहो और प्यार बांटते रहो। उलझन, घुटन, हरास, तपिश, कर्ब, इंतशार, वो भीड़ है कि सांस भी लेना मुहाल है। आज के इस दौर में, इस तेज रफ्तार दौर में, जब आदमी मुस्कुराना भूल चुका है, उदासी ने उसके पांव में बेड़ियां बांध दी हैं, ऐसे में तबस्सुम जी पिछले 60 बरस से न सिर्फ मुस्कुराहटें बिखेर रही हैं, बल्कि दुनिया को जीने का एक नया सलीका भी सिखा रही हैं। उनकी जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है।